वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो नीडी क्लासेस का जो इनिशिएटिव चल रहा है 67 बीपीएससी के लिए फ्री क्रैश कोर्स सीरीज जो चल रहा है हमारा, और ये क्रैश कोर्स सीरीज आपके सीडीपीओ के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ नीडी क्लासेस चैनल ने एक आपको टॉपिक वाइज प्लान दिया है। उस टॉपिक वाइज प्लान में हम लोग 100% सिलेबस बीपीएससी का और सीडीपीओ का कवर करा रहे हैं। तो इस टॉपिक वाइज प्लान में सबसे पहले हम लोग लूसेंट सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। लूसेंट सीरीज में अभी हमारा हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। हिस्ट्री में अभी हम एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं, और एंशियंट हिस्ट्री में आज हम लोग जो ये पार्ट होगा, ये अभी तक पार्ट 5 जो है वो टोटल पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड हो चुका है। पार्ट 6 भी अपलोड हो जाएगा तुरंत। और अभी हम लोग पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 ये जो है, इसमें हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ब्राह्मण साम्राज्य जो है आपका स्टार्ट होगा इस लेक्चर में। इस पार्ट में ब्राह्मण साम्राज्य से स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये ब्राह्मण साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य में हम लोग देख चुके हैं। मौर्य साम्राज्य में अंतिम शासक मौर्य वंश का कौन सा था? बृहदत्त था। और बृहदत्त के ही एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी, और 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। तो फिर यहाँ से जो ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हो जाती है शुंग एवं कण्व राजवंश से। तो आइए देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंपॉर्टेंट देखिए, पाटलिपुत्र तो आप लोगों ने देखा ही था, राजगीर देखा ही नहीं था। अब एक नई राजधानी विदिशा भी देखने को मिलती है। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो प्रश्न पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया था? तो मिनांडर को किया था। मिनांडर कहाँ का शासक था? तो इंडो यूनानी शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। एक एक पॉइंट जो है वो आपका प्रश्न है। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। किसने कराया? पतंजलि ने। भड़हूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी, और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना हो गई। तो शुंग वंश में अंतिम शासक देवभूति होते हैं, और इनकी हत्या जो है 73 ईसा पूर्व में हो जाती है। कौन करते हैं? वासुदेव करते हैं। और फिर यह मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है। और कर्ण वंश का भी अंतिम शासक कौन है? तो सुशर्मा हुआ। तो वासुदेव कर्ण वंश के पहले शासक होते हैं हत्या करके, और अंतिम शासक सुशर्मा होते हैं। तो कर्ण वंश, और यहाँ हम लोग शुंग वंश देख लिए। अब फिर यहाँ से सातवाहन राजवंश की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। अब सुशर्मा की भी हत्या हो जाती है कर्ण वंश में। एक की हत्या होती है और दूसरे वंश की स्थापना होती है। ऐसा हमेशा से होते आ रहा है, और यहाँ भी सातवाहन राजवंश में भी हुआ। तो सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन, जिसको आंध्र वंश भी कहते हैं, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के जो प्रमुख हैं शासक, वो कौन कौन है देखेंगे हम लोग। सिमुक तो थे ही, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। सातकर्णी ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए तथा एक राजसूय यज्ञ भी किया इन्होंने। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन कौन है? तो हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती, प्रश्न पूछता है गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो हाल ने की। और तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक मात्रा में सीसा के सिक्कों का किसने प्रचलन किया? तो सातवाहन ने किया। प्रश्न पूछेगा सीसा, तो इन्होंने चांदी, तांबे और सीसा का सर्वाधिक मात्रा में, फिर पोटीन के भी सिक्के और कांसे की मुद्राओं का भी प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वो कहां से मंगाते थे? रोम से मंगाया करते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न डायरेक्ट पूछ देता है, पूछा भी है। भूमिदान का सर्वप्राचीन पूरा लेखीय प्रमाण कहां मिलता है? शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख। तो नाना घाट अभिलेख किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? सातवाहनों से संबंधित है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भूमिदान का सर्वप्राचीन पूरा लेखीय प्रमाण है मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि क्या थी इनकी? ब्राह्मी थी। तो देखिएगा, जहां भी भाषा आपको प्राकृत मिलेगी, लिपि ब्राह्मी मिलेगी। तो ब्राह्मी क्या है? लिपि है, और प्राकृत क्या है? भाषा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? हो गया होगा क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। और जितने भी आप
देखेंगे जो भी राजवंश है वहां आपको पितृसत्तात्मक, लेकिन यहाँ मातृतंत्रात्मक ढांचा सातवाहनों में मिलेगा। कैसे? उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी में देखिए गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि, तो ये सब उनकी माताओं के नाम है। गौतम का पुत्र, गौतमी का पुत्र, वशिष्ठी का पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, राजकुल पितृतंत्रात्मक था, लेकिन ढांचा जो है वो मातृतंत्रात्मक। कैसे? नाम के द्वारा, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, इसीलिए कहते हैं कि राजकुल पितृतंत्रात्मक था। उत्तराधिकारी पुत्री नहीं, पुत्र ही होता था, इसलिए राजकुल पितृतंत्रात्मक था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा। अब देखिए जितने भी राजवंश हैं वहां अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी के अलग अलग नाम हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सातवाहन में कौन सा है, मौर्य में कौन सा है, और कण्व राजवंश में कौन सा है, और दूसरे राजवंशों में कौन सा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका क्रिस्प नोट्स बना के बार बार रिवाइज करने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसमें कौन सा राजवंश है। अब गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन गौलमिक के हाथ में है, और गौलमिक के पास एक छोटी सी सैनिक की टुकड़ी होती थी, और उसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां क्या क्या हैं देखते हैं हम लोग। कार्ले का जो चैत्य आप लोग देखेंगे। अच्छा, चैत्य और विहार में अंतर क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। विहार जो होता था, चैत्य जो होता था, जो भी एक पूजा स्थल होता था बौद्धों का, उसको चैत्य कहा जाता था। और विहार क्या होता था? जहां भी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसको विहार कहा जाता था। तो चैत्य जहां होता था, हर स्तूप में देखेंगे एक चैत्य होता था जहां वो लोग पूजा करते थे, जो भी बौद्ध की अस्थियां रखी होती थी वहां, और वहां वो लोग चैत्य में वो लोग पूजा करते थे। और विहार वो स्थान होता था जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। तो सातवाहन क्या क्या किए हैं? कार्ले का चैत्य का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। अमरावती आर्ट जो है तो उसका भी निर्माण सातवाहनों ने किया है। तो स्थापत्य कृतियां में भी इनकी भूमिका जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। अब ये लोग चूंकि दक्षिण भारत में ये इनका शासन था, और इसके बहुत सारे जो भी राजा हैं वो लोग दक्षिणापथ स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अगर आप लोग मैप में देखें तो सातवाहन का जो क्षेत्र था वो इस प्रकार से था, यहाँ विंध्या के पास का क्षेत्र और उसके फिर नीचे का क्षेत्र, कि आप ये लोग उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु कहला सकते हैं। चेदी राजवंश अब हम लोग देखेंगे जो कि कलिंग में था। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, तो अशोक की मृत्यु जब हो जाती है उसके पश्चात में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। चेदी राजवंश कहाँ है? कलिंग में है। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्पा अभिलेख कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है, उससे मिलती है। खारवेला जो है इस वंश का एक प्रतापी राजा था। तो पूछता है कि खारवेला किस वंश का राजा था? तो वो चेदी राजवंश का। चेदी राजवंश कहाँ था? कलिंग में था। खारवेल जो थे वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो ज्यादातर राजा जो है जैन वंश के हैं, बिंबिसार और अशोक को छोड़कर ज्यादातर को आप देखेंगे जैन धर्म के अनुयायी हैं। तो खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था, और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण, बराबर की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया किसने? अशोक ने। और यहाँ देखिए जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण खारवेल ने कराया। ठीक है, प्रश्न पूछ देगा ये आपसे। आगे हम लोग देखते हैं। तो अब इतना के बाद अब हम लोग भारत के यवन राज्य पे पहुंच जाते हैं। अभी हम लोगों ने कहां तक देख लिया था? तो अभी हमने चेदी राजवंश जो कि कलिंग का राजवंश था उसको हम लोगों ने जब देख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग भारत के कुछ यवन राज्य के बारे में देखेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? तो पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहल आए, और फिर कुषाण आए। तो आप लोग से पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी को भी याद करना काफी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेलुकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। तो सेलुकस जो था, अगर आप लोग भारत को यहाँ देखें तो भारत में ये जो यहाँ राजस्थान और पंजाब के पास जो यहाँ अफगानिस्तान का क्षेत्र है, और उसके जो कि आपका पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र हो जाता था, तो वहीं जो थे, और मध्य एशिया का जो क्षेत्र था वहीं जो थे यवन लोग थे, सेलुकस था। तो सेलुकस का उत्तराधिकारी कौन था? एंटियोकस प्रथम था, और उसने राज्य को, अपने विशाल जो राज्य था उनका जो क्षेत्रफल था उसको अक्षुण्ण बनाए रखा। फिर एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप
अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। तो एंटियोकस प्रथम में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एंटियोकस द्वितीय जब आता है तब विद्रोह होता है और बहुत से राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। अब बैक्ट्रिया एक छोटा सा प्रदेश था, सेल्यूकस के राज्य में ही, ये एंटियोकस द्वितीय के राज्य में ही, और वहाँ एंटियोकस द्वितीय के समय में जो बैक्ट्रिया में जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। किसने किया? डियोडोटस द्वितीय ने, यूथिडेमस ने, डेमिट्रियस ने, मिनांडर ने, यूक्रेडाइमस ने, एंटीऑल्किडस ने तथा हर्मिक्स ने। ये सब यवन राजा हैं, ग्रीक राजा हैं, इसलिए इनके नाम थोड़ा भिन्न आपको दिखाई देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं भारत पर। सबसे पहले आक्रमण कौन पे बात कर रही है? भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। किसने किया सबसे पहले आक्रमण? बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया? बैक्ट्रिया के शासक ने किया। अब बैक्ट्रिया जो है वो विद्रोह करता है, बैक्ट्रिया में विद्रोह होता है और वो स्वतंत्र हो जाता है। किससे? तो आपका जो एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में, और वहां फिर बैक्ट्रिया ने आक्रमण किया भारत पर सबसे पहले, और वो आक्रमण करके अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र, जो सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लेता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। तो कहां राजधानी बनाई? साकल को। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी, तो इंडो ग्रीक्स जो कहते हैं वो एक्चुअल में क्या है? या हिंद यूनानी जो है वो बैक्ट्रियाई यूनानी है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर को कहा जाता है। अब राजाओं बहुत सारे हुए, क्रमशः ऊपर में नाम हम लोग देख लिए हैं, डियोडोटस द्वितीय है, डेमिट्रियस है, मिनांडर है, लेकिन सबसे जो विख्यात है वो मिनांडर है। और यह 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। इसकी राजधानी साकल थी, जो कि आधुनिक सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है, यह इसकी राजधानी थी, और यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन, जिसको नागार्जुन भी कहा जाता है, से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो मिनांडर जो है वो एक बौद्ध धर्म को मानने वाला बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और उसने शिक्षा नागार्जुन से ली, जिसको नागसेन भी कहा जाता है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं। तो प्रश्न उत्तर के रूप में एक किताब है, इस किताब का नाम मिलिंद पन्हो है, और यह मिनांडर और नागसेन के बीच में प्रश्न और उत्तर के रूप में किताब है, और मिलिंद पन्हो किताब का नाम है। इसका अर्थ होता है मिलिंद पन्हो का, मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी जो है भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। अब चूंकि सिक्के जो हैं उन पे राजाओं के नाम अंकित होते थे, इसलिए ये बताना बहुत आसान है कि ये कौन कौन राजा जो है वो शासन किए हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। अब प्रश्न आता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक्स ने जारी किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। अब ग्रीक आर्ट जो है वो पश्चिम के क्षेत्र में चला, जो ग्रीक आर्ट जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट कहा गया। कौन सा? ग्रीक या आर्ट या यूनान की प्राचीन कला कहते थे, इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा गया। तो आप लोग देखेंगे हेलेनिस्टिक आर्ट में बुद्ध की जो भी प्रतिमाएं हैं ज़्यादातर आपको हेलेनिस्टिक आर्ट में दिखेंगी, और भारत में गांधार कला जो है इसी का एक उदाहरण है। तो भारत में आप देखेंगे बुद्ध की मूर्तियां मथुरा कला में बनी हुई हैं, लेकिन आप जो भी देखेंगे पश्चिमोत्तर राज्य जो भी हैं, भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश जो कि पहले और आज के भारत जब विभाजित नहीं था तब, जैसे गांधार का क्षेत्र देखेंगे आप, अफगानिस्तान के पास का जो भी प्रदेश, जैसे सियालकोट के पास का प्रदेश देखें, या अफगानिस्तान के क्षेत्र में भी जो भी बौद्ध की मूर्तियां पाई जाती हैं, वहाँ गांधार कला या हेलेनिस्टिक आर्ट में बौद्ध की मूर्तियां ज़्यादा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ यवन जो साम्राज्य हुआ करता था, हिंद यूनानी का प्रभाव वहाँ काफ़ी ज़्यादा था, हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव वहाँ काफ़ी ज़्यादा था। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। तो पर्दे का प्रचलन जो कि नाट्य कला में है, उसका विकास किसने किया? यूनानियों ने किया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह पर्दा को यवनिका के नाम से भी जानते हैं। तो यवनिका को पर्दा को यवनिका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ अब हम लोग हिंद यूनानी पढ़ लिए हैं, और इसके बाद अब आएंगे शक। तो यूनानियों के बाद कौन से आए? भारत में शक आए। अब शकों की 5 शाखाएं थी। कौन कौन थी? और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब,
और उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो जो शक आए और भारत के वो विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए। ठीक है, भारत के वो विभिन्न क्षेत्रों में फैले और ऊपर से लेकर लगभग ये नीचे तक फैल गए ऐसे। और जब ऊपर से नीचे तो हर क्षेत्र में वो अलग अलग नाम से जाने गए। जैसे पंजाब में उनकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा में आ गई, फिर चौथी शाखा पश्चिमी भारत में थी, पांचवी शाखा यहाँ दक्कन के क्षेत्र में आ गई और इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा जो था वो मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। ये शक जो है वो चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने 58 ईसा पूर्व में, ठीक है, 58 बीसी में इनको खदेड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक स्थानीय राजा थे उज्जैन के। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व 58 बीसी को एक नया संवत ही चला दिया गया, जिसको विक्रम संवत। तो देखिए प्रश्न पूछता है कि विक्रम संवत जो है वो किसके उपलक्ष्य में चलाया गया? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 बीसी को माना गया और उसी समय से विक्रमादित्य जो है वो एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। क्यों? क्योंकि उज्जैन के राजा ने जब शकों को पराजित किया तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसलिए विक्रमादित्य जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गई और इसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। मतलब 14 ऐसे राजा हुए जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि शक की कितने शाखा थे? 5। तो उसमें से जो पश्चिम भारत की शाखा थी वो सबसे लंबे समय तक उन्होंने शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुआ। अब इनका क्षेत्र पश्चिम के क्षेत्रों में था, दक्कन तक था, तो गुजरात में भी ये लोग बसे हुए थे। तो गुजरात में इनके बसने का इनका फायदा इनको ये हुआ क्योंकि गुजरात समुद्र तट पे है, अरब सागर के पास में है, तो फिर यह शाखा जो है जो गुजरात में बसी हुई शाखा थी उनको काफी लाभ हुआ और भारी संख्या में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। तो ऐसे शक जो गुजरात में थे उन्होंने भारी संख्या में चांदी के, जब व्यापार होगा तो जो इकोनॉमी है वहाँ का, जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है उस राज्य की, वो समृद्ध हो ही जाएगी और वो ज़्यादा मात्रा में सिक्के जारी करेंगे और इसलिए उन्होंने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था वो रुद्रदमन प्रथम था और उसका शासन 130 से 150 ईस्वी। अब हम लोग एडी में आ जाते हैं, 130 से 150 एडी या 130 से 150 ईस्वी में गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्ध शुष्क, अब कठियावाड़ जो गुजरात का में एक कठियावाड़ प्रदेश है वहाँ इसने अर्ध शुष्क जो आधा जो सूख गया था सुदर्शन झील, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? मौर्यों द्वारा निर्मित था ये सुदर्शन झील, तो उसका इसने जीर्णोद्धार किया। प्रश्न पूछता है कि अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो शक राजा रुद्रदमन प्रथम ने। रुद्रदमन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में है, विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। प्रश्न पूछेगा गिरनार अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। और ये किसके द्वारा? तो सबसे पहले रुद्रदमन जो प्रथम है उनके द्वारा इस अभिलेख का जो है निर्माण कराया गया और इससे पहले के सभी अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में थे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो भी अशोक या जो भी राजाओं के अभिलेख हुआ करते थे वो प्राकृत भाषा में होते थे। लिपि ब्राह्मी होती थी, अशोक की तो और लिपियाँ थी जैसे खरोष्टी थी, अरमाइक थी, ग्रीक थी, लेकिन रुद्रदमन संस्कृत के प्रेमी होने के कारण इनका जो गिरनार अभिलेख है वो संस्कृत, विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। और भारत में जो शक राजा थे ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। तो अब पहले हम लोग जो क्रोनोलॉजी देखेंगे भारत में जो आए, तो पहले कौन आए? हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद जो आए थे वो पहलव थे। और पहलव को पार्थियंस या पार्थियाई भी, अंग्रेजी में पार्थियंस, हिंदी में पार्थियाई भी कहते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। शक के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोग आए पश्चिम भारत में और सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन था? गोंडोफर्निश था। बहुत नाम फेमस है। तो गोंडोफर्निश कौन सा राजा था? पार्थियाई राजा था या पहलव राजा था। और इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। प्रश्न पूछता है कि सेंट थॉमस किसके राज्य में आया था? तो पार्थियाई राजा के समय। कौन सा राजा? गोंडोफर्निश के समय। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। तो सब लोग अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं। कोई मध्य एशिया से आ रहा है, मध्य एशिया से आ रहा है, कोई पश्चिमी एशिया से आ रहा है, और ये मध्य एशिया और ये समझिए पश्चिमी एशिया के ही एक देश ईरान से लगभग
पूर्वी एशिया के एक देश ईरान से ये आते रहे हैं। कौन? आपका पार्थियाई लोग। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। अब पहलव के बाद कुषाण आए, तो अब क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, हिंद यूनानी, उसके बाद शक आते हैं, फिर पार्थियंस आते हैं, फिर कुषाण आ जाते हैं। और जो यूचियम तोखड़ी भी कहलाते हैं, प्रश्न पूछेगा यूचियम तोखड़ी किसको कहते हैं, तो कुषाण को कहते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। यूची क्या था? एक कबीला था, और यह कैसा था? 5 कुलों में बटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुल के थे ये कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक क्या है? कुजुल कडफिसेस था। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? कुजुल कडफिसेस। बार बार पूछता है कि कौन सा संस्थापक है? कुजुल कडफिसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा लेकिन कनिष्क था। तो हम लोग ज्यादातर कुषाण जब भी आता है तो कनिष्क आता है दिमाग में, लेकिन इसका संस्थापक याद रखिएगा कौन है? कुजुल कडफिसेस। सबसे प्रतापी राजा जो है वो है आपका कनिष्क। इनकी राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर भी थी। ठीक है, पुरुषपुर एक सीरीज आई थी, तो उसी से आप लोग याद कर लीजिएगा कि इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पेशावर तो आपको पता ही होगा, अभी पाकिस्तान में है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में 78 एडी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, और यह शक संवत कहलाया। तो हम लोग 2 संवत देख लिए, एक विक्रम संवत उज्जैन के राजा ने 58 बीसी में, और 78 एडी में कौन सा? शक संवत। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये शक संवत है जो कि कनिष्क के द्वारा चलाया गया, इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार का कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ठीक है, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई है, आपको पता है। तो किसके शासनकाल में हुई है? पता है आपको, कनिष्क के शासनकाल में, और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई है। तो इसका मतलब कनिष्क जो है वो भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में ये चौथी बौद्ध संगति हुई। और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो महायान और हीनयान संप्रदाय में बौद्ध धर्म बट गया था, और कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। अब नोट, चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। ठीक है, ये एक नोट है। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी उत्कृष्ट है। अब देखिए, कुषाण जो है, अब इंडो ग्रीक्स में जो है, हिंद यवन जो है, सबसे ज्यादा संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की है। वैसे ही कुषाणों ने भी बहुत भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं, और इनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी ज्यादा अच्छी है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए? हिंद यवन ने, इंडो ग्रीक्स ने। लेकिन सबसे शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। यह सब प्रश्न हो जाता है। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो जब ये उत्तरी भारत की बात आ जाती है, नॉर्थ इंडिया की, या उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, जो आपका गुजरात, पंजाब और फिर राजस्थान का क्षेत्र हो गया, वहाँ भी इन्होंने, ये फिर आपका पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, क्योंकि उस समय का भारत इंडिया और पाकिस्तान में बटा हुआ नहीं था। तो उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। तो कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? देखिए, आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक, और उन्होंने ही चरक संहिता की रचना की। तो प्रश्न पूछ देगा आपको कि चरक जो है वो किनके राजवैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक संहिता किसकी रचना है? तो चरक की रचना है, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश कहलाता है। विश्व कोश कौन सा है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का? तो चरक संहिता है। अब महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा, बौद्ध धर्म का विश्व कोश क्या है? महाविभास सूत्र है। और इसका रचनाकार कौन है? वसुमित्र हैं। और वसुमित्र जो हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म की चौथी संगति जो हुई, कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष। अब ये सब प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबार में है? कनिष्क के दरबार में। चरक किनके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। तो ये सब प्रश्न है। तो अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की, यह भी प्रश्न है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। ये सारे प्रश्न हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, और ये किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षा का सिद्धांत, सोचिए, नागार्जुन आइंस्टीन थे उस समय, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत उन्होंने दे दिया था। अब कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में 102 एडी में हो गई, और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ले ली थी। ठीक है,
गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गांधार शैली जिसमें हेलेनिस्टिक आर्ट आता है, जो कि आपका ग्रीक आर्ट या यवन कला से जो प्रभावित था, वो गांधार शैली है। और मथुरा शैली भारत की जो शैली थी, क्षेत्रीय शैली, वो मथुरा शैली थी। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले, जिसको सिल्क रूट कहा जाता है, आज भी आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, ठीक है, वो सिल्क रूट के कारण ही, वो जो पहला रेशम मार्ग था सिल्क रूट था, क्योंकि चाइना में से जो है सिल्क जो है रेशम जो है पूरे विश्व में क्या निर्यात किया जाता था। तो इसीलिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने के कारण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। और कुषाण का इस सिल्क रूट पे जो है कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन था, नियंत्रण था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने ही कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण करते थे। अब मथुरा में साटक नाम के विशेष जो है वो रेशम के जो वस्त्र है उनका निर्माण बनाने का केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। अब जो वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ कुषाण काल में, और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। प्रश्न पूछता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किसके काल में हुआ, तो कुषाणों के काल में सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। अब इसके बाद से संगम युग शुरू होगा, और संगम युग भी एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक है, क्योंकि इससे प्रश्न होते ही होते हैं। हर पीसीएस में एक दो प्रश्न होते हैं, क्योंकि एक स्वर्णिम युग है संगम युग। ये दक्षिण भारत का एक क्रमबद्ध इतिहास है इसमें, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले वीडियो जो लेके आएंगे हम लोग अगले पार्ट में, उसमें संगम युग से हम लोग शुरुआत करेंगे। और उससे पहले जितने भी आप पार्ट आए हैं हिस्ट्री के, आप उनको अच्छे से देखिए, क्रिस्प नोट्स बनाइए। एक वीडियो को एक बार, दो बार, जितने बार लगे आप बार बार देखिए, जब तक आपको कंठस्थ नहीं हो जाता है वीडियो को देखते रहिए। और हर वीडियो आपको मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि कोई भी वीडियो आए और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हर वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि ये एक नीडी क्लासेस का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बताएं, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी कमेंट हो, जो भी आपको लगता हो आप बताएं। हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसी से हमारा प्रोत्साहन होगा, और हम अगर कुछ सुधार की आवश्यकता होगी तो सुधार करेंगे। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।